नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 अगस्त 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो सुबह के एडिटोरियल डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया था कि अभी 5 से लेकर 10 तारीख तक मैं कहीं बिजी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो ऐसे में आपको वीडियोज़ हो सकता है डिले से मिले या फिर ये भी हो सकता है कि ना भी मिले। पर हाँ, ये जो कुछ भी ड्यू रहेगा काम हमारा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। ओके। और कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको उसी दिन मिल जाए। जैसे कल का सुबह का जैसे वीडियो है फॉर एग्जांपल, तो वो हो सकता है दोपहर तक मिल जाए, और ये जो दोपहर रात वाला वीडियो है वो थोड़ा लेट नाइट तक मिल जाए। पर कोशिश मेरी ये रहेगी कि वीडियो हम कवर करें ही। पर फिर भी अगर मान लो नहीं हो पाता है तो आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 6 दिन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है। देखो, एक तो ये कि रिप्रोडक्शन नंबर अभी राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानेंगे क्या है ये। दूसरा, छत्तीसगढ़ ने पैडी अपने मतलब एक तरीके से चावल जो है वो एलिफेंट्स के अटैक से बचने के लिए यूज़ कर रहा है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं जानेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ये वाली न्यूज़ जिसमें ये है कि हाउस पैनल ने ये डिमांड की है कि भाई अर्बन एरियाज़ में भी नरेगा जैसी स्कीम चलाने की ज़रूरत है, जानेंगे इसको भी आगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल है, आईएमएफ की फोरकास्ट का आरबीआई की पॉलिसी पे क्या असर होगा, जानेंगे इसको। और थोड़ा बहुत नीचे वाले जो आर्टिकल्स है वो भी देखेंगे। इकोनॉमी पेज और वर्ल्ड पेज दोनों की एक बार थोड़ी थोड़ी समरी ले लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना कुछ एक भी आर्टिकल नहीं है जिसको हमें पूरा डिटेल में देखना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट जो भी हमारी उनको डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है, रिप्रोडक्शन नंबर राइजिंग इन 8 स्टेट्स एंड यूटीज़। ये अपने आप में एक वार्निंग है, कंसर्न है, अपना कंसर्निंग मैटर है। क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट का अगर मतलब आप देखो ना, तो अगर 1 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अभी कोरोना फैल रहा है फिर से, ठीक है। और इसको आर वैल्यू भी बोला जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा दूसरे जो स्टेट्स हैं जिनमें लक्षद्वीप हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सारी की सारी जगहों पर 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है आर की। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड हो रहा है पेंडेमिक फिर से, और ये वाकई में एक कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता की बात है। हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अभी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि हाँ जी आने वाले टाइम पे कितनी क्या ग्रोथ रहेगी इकोनॉमी की, उस पर भी सवालिया चिन्ह लग रहे हैं कि इंडिया कितना स्पीड से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर्स में तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गई, उसमें तो डाउट नहीं है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। पर अगर रिलेटिव नंबर की बात करें कि कितना परसेंट हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन हुई है, तो 11 से 12% तक अभी वैक्सीनेशन हो पाई है पूरे कंट्री में। अब 11 से 12 का मतलब फुली वैक्सीनेटेड, मतलब दोनों डोज जिनको लग चुकी हो। तो एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर बात की जाए ना, तो वो चीज़ तो हो जाती है कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गया। अब भाई 120 करोड़ लोगों में से आपने कितनों को वैक्सीन कर दिया। अगर 50 करोड़ 60 करोड़ इतने लोगों को भी दे दिया तो अभी भी 50% तक भी नहीं पहुंच पाए आप। एक एक डोज की बात कर रहा हूं मैं। तो एब्सोल्यूट नंबर में तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, पर जब बात आ जाती है ओवरऑल परसेंटेज की कि टोटल पॉपुलेशन के कितने हिस्से को वैक्सीनेशन दिया है, वो अभी भी बहुत कम है। ये एक चिंता की बात है, ठीक है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है कि कैसे भी करके जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एलिफेंट और ह्यूमन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रोकने का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें क्या किया जाएगा कि कुछ हिस्सा चावल का, पैडी का, हाथियों के लिए अलग से रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो गांवों पर अटैक नहीं करेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि जो एलिफेंट जो होते हैं वो गाँव की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि बोले गाँव में चावल अवेलेबल होता है, तो चावल को खाने के लिए बड़ा इनको वो एक कह सकते हैं कि अट्रैक्शन रहता है। तो उसको साइड में करने के लिए क्या कर दिया, हाथियों के लिए अलग से चावल के अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको लेकर के पूरा मुद्दा बताया जा रहा है। अब इसमें छोटी सी एक बात जो आ रही है वो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उस इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि भाई चावल आपने फ्रेश खरीदे, ठीक है, फ्रेश चावल अभी बोले 1400 रुपये के भाव से चल रहे हैं, ठीक है, तो क्यों आपने 2095 रुपये देकर के पुराना चावल खरीदा। एक तो ये सवाल उठाया गया,
मतलब आपके पास में स्टॉक में ऑलरेडी चावल पड़े हैं, उनको अगर आप अरेंज करो तो आपके पास में बहुत सस्ते में पड़ जाता, पर आपने फिर भी नया चावल खरीदा। एक तो इस पर डाउट किया जा रहा है। दूसरा, कैंपा फंड, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसका काम क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का नाम लेकर के आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, जंगलों को काटते हो, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए या वो जो नुकसान हुआ है इकोलॉजिकल, उस नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए ये फंड अवेलेबल होता है, अथॉरिटी अवेलेबल है। तो बोला इसका जो फंड है कहीं इसका तो यूज़ नहीं कर लिया आपने हाथियों को रोकने के लिए। तो पॉइंट हमारे लिए जो है वो कैंपा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे एक्ट्स में से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधे पूछती है, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा आगे चलते हैं। फिर आगे बात आई है कि पार्लियामेंट्री एक स्टैंडिंग कमेटी, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, उन्होंने रिकमेंड किया है कि नरेगा जैसी एक जॉब गारंटी स्कीम शहरों में भी चलानी चाहिए, क्योंकि गांवों में जो प्रॉब्लम हुई उसको तो मैनेज करने के लिए नरेगा अवेलेबल था, पर शहरों में जिस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और जो मज़दूर लोग थे वो पैरों पर निकल गए 2-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पे, तो ऐसे में उनको कॉम्पनसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ के लिए क्या किया जाए कि नरेगा जैसी स्कीम जो है वो आप शहरों के लिए भी अप्लाई करो, जिससे कि अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है, जॉब लॉस कितना हुआ है, लाइवलीहुड अर्न कैसे करेंगे वो लोग, तो ऐसे में उनके लिए ये फैसिलिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि वो जल्दी से जल्दी पूरा एक पोर्टल तैयार करे लेबर के लिए, जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनसे संबंधित, और फिर उनके बाद में जो भी प्रॉब्लम हो उनको, या फिर जो भी उनका स्टेटस अभी करंट है उस स्टेटस को वो इजीली मैनेज कर सके, क्योंकि उसका एक ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर डेटा अवेलेबल होता है ना तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके माइग्रेंट वर्कर्स का पूरा डिटेल अगर रख ली जाए टाइम टू टाइम बेसिस पे तो उसकी हेल्प मिल जाती है। एक ये डिमांड की गई कि नरेगा के दिन जो 100 मिलते हैं ना काम करने के, कि हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार तो प्रोवाइड करेगा ही नरेगा, तो इसको बढ़ा करके एक तो 200 दिन तक करो। एक तो ये डिमांड की गई, एक अर्बन एरिया के लिए डिमांड की गई है। वैसे तो जो स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, शहरों में जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, गलियों में जो नुक्कड़ में ये लगाते हैं ठेले अपने, तो उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की थी। उस स्कीम के तहत एक स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये की कैपिटल लोन के तौर पे ले सकता था, कि उनको कोविड के चलते जो परेशानियां हुई उसके साथ में कॉपअप करने के लिए 10,000 रुपये उनको लोन के देने की बात की गई थी इस स्कीम के तहत। बाकी और डिटेल आप एक बार और पढ़ना। इससे क्या है कि अभी तक लगभग 2,278 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा चुका है स्ट्रीट वेंडर्स को, और 23 लाख बेनिफिशियरीज ने स्कीम का फ़ायदा उठा लिया है। तो ये करंट स्टेटस है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर बार बार वही आ जाता है कि इन माइग्रेंट वर्कर्स की या फिर जो भी लेबर क्लास है जो सिटीज़ में रहती हैं, उनके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नरेगा जैसी शहरों में भी कहते हैं ना कि हाँ जॉब गारंटी स्कीम वो होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज पे आ गए हम, जिसमें बोला जा रहा है कि आईएमएफ की फोरकास्ट का आरबीआई की पॉलिसी से क्या अब रिश्ता रह सकता है, क्या उसका असर रहेगा। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है फ्राइडे को, ठीक है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर की लीडरशिप में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वहाँ पर बैठेगी, बातचीत करेगी, रिव्यू करेगी कि हमें पॉलिसी रेट में क्या चेंजेस लेकर के आना है। बट लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज़ किया जाता है, उसमें इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को क्या है रिड्यूस किया है। तो इस ग्रोथ फोरकास्ट को रिड्यूस करने से पहले हम थोड़ा समझें कि अभी इस फोरकास्ट में आया क्या है, आईएमएफ का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें क्या प्रोविजंस है, क्या आउटकम वहाँ पे बताया जा रहा है। एक तो ये कि ग्लोबल इकोनॉमी 6% से ही राइज करेगी, जो कि पिछले आउटलुक के टाइम पे भी यही रेट बताई थी। पर सवाल ये आ जाता है कि पिछली बार भी आपने 6% बताई, अब की बार भी आपने 6% ही ग्रोथ रेट बताई है ग्लोबल इकोनॉमी की, तो ऐसे में इंडिया की ग्रोथ रेट कैसे डाउन हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें देखो कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है ना, उनकी तो ग्रोथ रेट 0.5% से बढ़ा दी है आईएमएफ ने एक्सपेक्टेड, ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट को फिर बाद में ये 0.5%, देखो 6% तो ग्लोबल ग्रोथ रेट एंश्योर फिक्स कर दी,
कि हाँ जी हमारे हिसाब से 6% से ग्लोबल ग्रोथ रेट फिक्स मतलब गेन हो जाएगी। पर पिछली बार जो 6% था उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रोल था वो ज़्यादा कंसिडर किया गया था, पर अभी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा है, डेवलपिंग को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, और इंडिया आपको पता ही है कि डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जिस तरीके से हम के शेप्ड रिकवरी की बात करते हैं ना, कि जीरो से शुरू किया और जब पेंडेमिक में लॉकडाउन लग गया था उसके बाद में, तो जो पैसे वाले थे उन्होंने तो अच्छी ग्रोथ रजिस्टर कर ली और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते चले गए। तो ये हो गई के टाइप की के शेप्ड रिकवरी। तो यही आप ग्लोबल इकोनॉमी में लगा दो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पैसे वाले हैं, वो तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी अभी चैलेंजेस का सामना कर रही है। ठीक है, तो ये के शेप्ड रिकवरी बोलो ग्लोबल सेगमेंट में भी आप ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो कि आईएमएफ ने अप्रैल 2021-22 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी अप्रैल के अंदर 12.5% और उसको अब रिड्यूस करके 9.5% ही कर दिया। देखो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो है सेकेंड वेव। ठीक है, सेकेंड वेव के चलते जो भी परेशानियां हुई है वो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। पर इसके अलावा भी आईएमएफ ने कुछ एडिशनल रीजंस भी दिए हैं, वो देखते हैं। जिसमें पहली वजह तो क्या है, इनएडिक्वेट लेवल ऑफ वैक्सीनेशन। बोलो वैक्सीनेशन बहुत कम मिला है। अभी तक इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में केवल 11% पॉपुलेशन को ही फुल वैक्सीनेशन मिला है, जबकि यूएस और यूके में 40% से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने का मतलब ये हो जाता है कि लोग इकोनॉमी में इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इन्फेक्शन के केसेस कम आएंगे, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैनर में पार्टिसिपेशन हो पाएगा। वैक्सीनेशन रेट की अगर बात करें, कि टाइम की बात करें, जितना जल्दी वैक्सीनेशन ख़त्म होता है ना, उतना ही नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। फिर बात आ जाती है कि जो पॉलिसी सपोर्ट है, पॉलिसी सपोर्ट में हम देखेंगे एक तो फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, गवर्नमेंट देखती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाता है आरबीआई के द्वारा। तो पॉलिसी सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में कितने ही इकोनॉमिस्ट में कहा कि भाई अभी जो भी लेबर क्लास है, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोगों को आप डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करो, इमीडिएट सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनके अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। पर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र न करने के बजाय सरकार ने दिमाग किस पे लगाया, लोन क्रेडिट इनके ऊपर। तो उससे क्या हो गया कि जो पैसा मार्केट में होना चाहिए था वो पैसा नहीं घुमा, तो डिमांड नहीं बन पाई। अब थोड़ी बहुत डिमांड है तो उधर सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है। तो ये चीज़ें क्या हमेशा कंस्ट्रेंट बन जाती हैं, और ये मुद्दे बताए गए हैं आईएमएफ के द्वारा कि इनकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 में वो 9.5% तक रह जाएगी। इसके अलावा नरेगा जैसी स्कीम में पैसा खर्च किया गया, सब्सिडीज़ दे दी गई फूड प्रोग्राम में, पर डायरेक्ट जो पैसा देना था वो नहीं दिया गया। कंज्यूमर को सीधा जो रिलीफ मिलनी थी, टैक्स में भी रिलीफ दे दी, पर वही बात आ गई बार बार, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये बिलो द लाइन जो मेजर्स लिए गए ना, इसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि चॉइस को क्वेश्चन क्यों किया जाता है, क्यों डाउन टर्न यहाँ पे सेगमेंट में ला दिया इंडिया की इकोनॉमी को। तो इसके पीछे एक ही बात रिपीट हो रही है, वही चीज़ें देखो। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास में जॉब नहीं थी, उनके पास में लाइवलीहुड अर्न करने का मौका नहीं था, बिजनेस हाउसेस के पास में बिजनेस नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, हर जगह पे स्टैग्नेशन, फंस गई इकोनॉमी, और इकोनॉमिक एंटिटीज यहाँ पर सारी की सारी रुकी पड़ी। तो केवल एक एंटिटी बच जाती है, वो बच गई क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार केवल एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकार मानो इसको पूरा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई। केवल सरकार के हाथ में ही कुछ था जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ कर सकते थे, पर सरकार ने भी क्या किया, वहाँ पर हेजिटेशन बहुत दिखाई, और उस हेजिटेशन की वजह से ही हमारी इकोनॉमी जो है स्लोली ग्रो कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी की हमने बात कर ली। मॉनेटरी पॉलिसी की आप बात करोगे तो आरबीआई ने तो देखो अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू बनाए हुए हैं, पर अभी हम एक्सपेक्ट करें कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को और ज़्यादा आरबीआई रिड्यूस कर देगा, तो उसके स्कोप चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। वजह कि ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो पहले से ही ज़्यादा है। और देखो आरबीआई के सामने डिलेमा क्या है कि एक तरफ तो ग्रोथ को इंश्योर करना है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को तो आपको पता ही है ना, 4 ± 2% का टारगेट दिया हुआ है, और ऑलरेडी रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा चल रही है।
तो ये चिंता की बात है। तो आरबीआई देखो ना तो रेट को बढ़ाने की सोच सकता है, क्योंकि रेट बढ़ेगी ना तो ऐसे में फिर ग्रोथ इंश्योर नहीं हो पाएगी। रेट घटेगी, अगर रेपो रेट पॉलिसी रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है तो उससे मार्केट में फिर क्या हो जाता है, और पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ने के चांसेस हैं। तो आरबीआई के लिए एक टाइट ड्रॉप वॉक है, थोड़ी टाइट ड्रॉप, ठीक है। तो वो चीज़ देखने वाली है अब क्या होता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होगी वो फिर बाद में आगे फाइनल डिसाइड करेगी ही, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्री की छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हो, रीडेवलपमेंट सेंटर्स सेंट्रल मुंबई चौल द प्रोजेक्ट एंड द पॉलिटिक्स। अभी क्या है, मुंबई के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में, वर्ली मुंबई है ना, वहाँ की बात है। वहाँ पर ये चॉल्स हैं। चॉल्स का मतलब क्या होता है कि ड्वेलिंग एरिया, घर होते हैं ये, जहाँ पर छोटे छोटे रूम्स को कंपार्टमेंटलाइज करके और एक कॉरिडोर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे, अब देखो कि वर्ली मुंबई में अराउंड 195 चॉल्स हैं, ओके। अब उनको रीवैम्प करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, इसकी डिमांड लगातार चलती आ रही है। वजह कि इनकी जो कंडीशन है वो बड़ी प्रिकैरियस है, बहुत ही बुरे हाल में यहाँ पर ये माइग्रेंट लेबर हैं वो रह रहे हैं। देखो मुद्दा क्या था कि इसको, इन चॉल्स को डेवलप क्यों किया गया था। ये एक एक रूम की चॉल्स डेवलप की गई थी पहले, ठीक है, कि जिसमें एक बंदा कोई भी अगर मुंबई में आके रोजगार के लिए, काम करने के लिए, ढूंढने के लिए आता है तो उसको रहने की व्यवस्था मिल जाए। पर क्या होता है, टाइम के बीतने के साथ साथ में वो अपनी फैमिली को भी लेकर के आ गया, और फैमिली को लेकर के आ गया तो वो चॉल्स होने लग गई शॉर्ट। अब इन चॉल्स में आप देखो कि जितने भी घर हैं उन घरों के लिए इनमें 2 से 3 फ्लोर में ये चॉल्स बनती हैं, ठीक है। अब इन चॉल के अंदर हर एक फ्लोर के ऊपर कंबाइन एक टॉयलेट होगा, तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन होना मुश्किल होती है। कई बार तो 2-3 फ्लोर की पूरी चॉल के लिए 1-2 टॉयलेट होते हैं, उन्हीं में उनको शेयर करना होता है, तो रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इस बात को लेकर के भूमि पूजन स्टार्ट किया गया है बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके तहत ये चॉल्स को रिवैम्प किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। बाकी तो देखो पॉलिटिक्स हम वहाँ की, महाराष्ट्र की, चॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना था, बस वो देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखो एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार ने अपनी तरफ से एक बात कही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो बजट था, ठीक है, 2021-22 का जो बजट था ना, पिछला बजट, उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार कम से कम अपने 25% शेयर्स तो रखेगी। पर अभी क्या किया है, नॉर्म्स में चेंजेस ला दिए, और वो नॉर्म्स हैं, उनके नाम देख लो आप। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अभी सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स हो 1957 में चेंजेस किए हैं, और ये कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी इस रूल में, जो भी इन रूल्स में दिया हुआ है, उनसे किसी भी पीएसयू को फ्री कर सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा मन में आए तो 25% तक भी मिनिमम रख सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है 25% से, और 25% से कम भी कर सकती है। तो खुद की कमिटमेंट से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो इससे बोले कि पीएसयूज़ के अंदर जो भी कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अट्रैक्टेड फील करता, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये वीआई का मुद्दा हमने सुबह देख ही लिया था, कैसे वोडाफोन आइडिया के जो अभी चेयरमैन हैं, कौन, कुमार मंगलम बिरला, तो उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, राजीव गौबा से, कि भाई कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा से रिक्वेस्ट की है कि आप मतलब कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी या कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर मेरी पोजीशन लेना चाहे तो ले ले, मैं तो मेरे शेयर्स निकालूंगा। क्योंकि अभी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो क्या है, जब से रिलायंस जियो आया तब से एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोविज़न बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ने आते ही प्रीडेटरी पॉलिसीज़ पे काम करना शुरू किया था। अब प्रीडेटरी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि शुरुआत में तो ये बोला था कि 90 दिन तक इंटरनेट फ्री, फिर 1 साल तक इंटरनेट फ्री कर दिया था। तो ऐसे में लोगों ने स्विच कर लिया पूरा जियो की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है एजीआर का, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का, जिसमें कि ये जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, इन्होंने किसी भी ज़मीन से, अपनी खुद की ज़मीन से, कोई एसेट से कुछ पैसा कमाया है तो बोलो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल भी दिया। तो ऐसे करके वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का आप देख सकते हो कर्जा है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई वायबल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। और देखो
एक मुद्दा क्या आ जाता है कि अभी ड्यूओपॉली चल रही है। ड्यूओपॉली का मतलब हो गया कि एक तरफ एयरटेल है तो दूसरी तरफ जियो है, और उसमें भी जियो एयरटेल पे बहुत ज़्यादा भारी है अभी भी। तो ये देखो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो ना, आप और हम अगर देखें तो ये बहुत नुकसान वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब कंपटीशन ही इंश्योर नहीं कर पा रहा है तो फिर बाद में तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने की शुरुआत अगर रिलायंस जियो कर देगा तो उसको काउंटर कौन करेगा, है कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो आरबीआई ने ये कहा है कि जो पेमेंट ऑपरेटर्स है ना, वो अपने कोर मैनेजमेंट को खुद से ही मैनेज करे। कोर मैनेजमेंट, ये जो पेमेंट ऑपरेटर कौन से हो गए, जैसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर इनके बेसिस पे जो यूपीआई चलता है वो। तो यहाँ पर मेन जो कोर ऑपरेशन है ना, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस का क्या फंक्शनिंग, ये सारी मेन जो काम है बोलो वो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे कि यूपीआई का काम क्या है, ये एक तरीके से पेमेंट ऑपरेशन का ही काम हो रहा है कि आप लेन देन करते हो एक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, और सारे बैंकों का यहाँ पर कोलैबोरेशन है, सारों का मतलब मैक्सिमम बैंक्स का यहाँ पर कोलैबोरेशन है। तो ऐसे में उनके बीच में जो कुछ भी लेन देन हो रहा है वो लेन देन को यूपीआई ही देखे, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे को या फिर गूगल पे को आप हैंड ओवर कर दो। नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइजेशन, कोर फंक्शनिंग का भी अगर आउटसोर्सिंग आपने कर दी तो फिर डिस्क्रिपेंसीज को आप कैसे टैकल करोगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई ने अपनी तरफ से बातें बोली हैं। बाकी इसके अलावा अगर नज़र डालें तो वर्ल्ड पेज पे देखो, तालिबान बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि हमें लायंस शेयर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। अगर हमें शांति से अगर सरकार बनाने की, तालिबान तभी राजी होगा जब तालिबान के हाथ में बहुत सारी पावर होगी। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, बड़ी गलत चीज़ है ऐसे इंसानों को जो कि बिल्कुल मिडेवल पीरियड की सोच के साथ में अगर वो वहाँ पे रूल करते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हो कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिस पे हम नज़र डालें। ओके, स्पोर्ट्स में भी कोई खास हुआ नहीं है। सेमीफाइनल में ही हमारे के लिए फाइट करेंगे ये मेंस हॉकी टीम, ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेगी अब वुमेन्स हॉकी टीम। अर्जेंटीना ने 2-1 से हरा दिया, अभी अपडेट देखा था मैंने। ठीक है, तो डिस्कशन में देखो मेन चीज़ें थी वो देख लिया। थैंक यू वेरी मच।